So hello, good evening. This is the continuation of the last part which I had left in the previous video. That is on that was on the ऋग वैदिक, and this is on the later वैदिक, जिसका टाइम पीरियड है 1000 से 600 BC तक. इसमें पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज होता था. जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है जो ऋग्वेदिक के एरा में है उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ था. जैसे कि पीपल जो थे वो परमानेंटली सेटलमेंट होने लगा था, और पहला बार नेशन का कॉन्सेप्ट, जैसे कि जो कि राष्ट्र का कॉन्सेप्ट पहला बार आया था. छोटे छोटे जो जन थे वो मिलकर एक बड़ा सा जनपद बन रहे थे. जैसे कि जो मैंने पूरे हेरिडिटरी बताया था इन लोग के, जैसे कि फैमिली, ग्राम, विश और जन, ये 4 पॉलिटिकल यूनिट था. सबसे ऊपर था जन, तो छोटे छोटे जो जन, और सबसे लोएस्ट होता था फैमिली. बहुत सारे फैमिली मिलके बनते थे ग्राम, और बहुत सारे ग्राम मिलके बनते थे विश. ठीक है, तो विश के हेड होते थे विशपति, जन के हेड होते थे जनपति, ग्राम के ग्रामीण, और फैमिली के कुलफ. तो बहुत सारे जन मिलके जनपद का, बड़े बड़े जनपद का निर्माण हुआ था. तो ये पॉलिटिकल सिस्टम में थोड़ा सा चेंज आया था, और जस्टिस सिस्टम में भी थोड़ा सा चेंज है, लेकिन क्वाइट सिमिलर टू द व्हाट वी से दैट इज़ ऑन द ऋग्वेदिक में जैसे था. मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था. तो ये थोड़े मोड़े बस 1-2 टर्म आया था इसमें नया. बाकी सारा जो है आपका वही है जो कि ऋग्वेदिक में था. सेम वही जुडिशियल जो था बस वही था. जैसे कि मैं यहाँ पे इसका तो टाइम पीरियड प्लीज़ नोट डाउन. तो इसका जो टाइम पीरियड था जस्टिस सिस्टम, सॉरी टाइम पीरियड आपने देख लिया, जस्टिस सिस्टम में था. बस इसमें 2 नए टर्म का हुआ था. पहला तो हो गया ग्रामवदी, और दूसरा हो गया स्पेस. ग्रामवदी जो था वो पॉसिबली ही लुक आफ्टर जस्टिस, तो ये जस्टिस न्याय के कामों के लिए ग्रामवदी रिस्पॉन्सिबल था. और स्पेस जो था वो स्पास, जो भी बोले इसको, वो स्पाई एजेंट था. ठीक है, तो ये जस्टिस सिस्टम में था. और इसमें जो है न्यू एलिमेंट आए थे सोसाइटी में. ठीक है, जैसे कि गोत्र सिस्टम. इसमें जो अथर्ववेद मेंशन इन अथर्ववेद वेयर गोत्रा इज कॉल्ड खैल. खैल को बोला जाता है. खैल मतलब खैल ओरिजिनेट हुआ है द टर्म गोश्त, दैट इज गौशाला से वर्ड ओरिजिनेट हुआ. तो न्यू सिस्टम आ गए थे गोत्रा, जो लेटर वैदिक में थे, और ये अथर्ववेद में था. ठीक है, और मेन क्या था कि इंपॉर्टेंस ऑफ गोत्रा सिस्टम, मैरिज में गोत्र सिस्टम आते थे. ठीक है, तो उसमें आपको जो ऋग्वेदिक एरा है उसमें वर्णा सिस्टम था. ठीक है, और इसमें आते आते तक लेटर वैदिक का, उसमें भी वर्ण में भी अब बहुत सारे गोत्र आ गए थे. ठीक है, गोत्र सिस्टम आ गए थे. तो अभी भी गोत्र सिस्टम प्रिवलेंट है, और ग्रोथ सिस्टम, जो गोत्रा सिस्टम था वो मैरिज में बहुत ज़्यादा काम करता था. तो फिर अब इसमें जो है आश्रम व्यवस्था स्टार्ट हो गया था. इसमें आते आते तक आश्रम व्यवस्था क्या है लेटर वैदिक में. आश्रम व्यवस्था जो कि पहले जो था वो 3 ही टाइप का आश्रम होता है. सपोज एक इंसान का जीवन है. ठीक है, पहले क्या होता था अभी मैं सब बता दूंगा. इंसान के जीवन, इसके लाइफ में 3 आश्रम पहले थे, और लास्ट में आर्यन के कॉन्टेक्ट में आके इन लोग जो आर्यन जो उधर मिडिल ईस्ट से आए थे, ईरान, सॉरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, जो कि वही मिडिल ईस्ट ईरान वाला पोर्शन हो गया, उससे आके यहाँ पर कांटेक्ट में आर्यन से आके 4 आश्रम बन गए थे. तो पहले ये 3 आश्रम हुआ करता था. पहला जो आश्रम था वो था ब्रह्मचर्य. ठीक है, दूसरा था गृहस्थ, और तीसरा था वानप्रस्थ. तो तीनों जो है ये छांदोग्य उपनिषद में इसका मेंशन है. छांदोग्य उपनिषद अब ये वैदिक लिटरेचर है, तो इसको बाद में बता दूंगा. सो उपनिषद में ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये 3 जो है टाइप ऑफ आश्रम हुआ करते थे पर्सनल के वो में, लाइफ में. तो पहला बार जो 4 आश्रम का मेंशन था ये हो गया छांदोग्य उपनिषद में. 3 आश्रम का मेंशन था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ. और पहला बार 4 आश्रम जो था संन्यास आश्रम, जो कि आर्यन के कांटेक्ट में आने से इन्होंने ऐड किया था. तो 4 आश्रम किस में है, तो ये ज्वाला उपनिषद में 4 आश्रम का मेंशन है, और छांदोग्य में 3 ही आश्रम का. तो देख लेते हैं एक एक करके. हो गया ब्रह्मचर्य, दूसरा हो गया गृहस्थ, तीसरा हो गया वानप्रस्थ, और चौथा हो गया संन्यास. ठीक है, तो ये 1 2 3 4, ठीक ना. तो ब्रह्मचर्य क्या था कि नॉलेज एंड पावर. कोई भी एक बच्चा बड़ा होता, मतलब 8 से 10 साल की एज, 14 साल की एज में इसे आश्रम भेजा जाता था, आश्रम व्यवस्था में. और इसमें 8 साल का वो जैसे ही होता था, उपनयन जो संस्कार होता था वो परफॉर्म किया जाता था, जो जनेऊ उसको बोला जाता है. वो उस टाइम पे ऋग्वेदिक में विमेन लोग का भी होता था. तो कोई भी बच्चा उसका 8 साल का उपनयन होता और ब्रह्मचर्य में हो जाता. और
इसका ये लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद जब ये ख़त्म होता, एजुकेशन उनकी पढ़ाई जब ख़त्म होती, फिर उनका समावर्तन संस्कार हुआ करता था। ठीक है, एक जो बच्चा है वो 8 साल में उपनयन जनेऊ करके उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में भेज दिया जाता था, और जब उनका पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो जाता तो समावर्तन संस्कार कर दिया जाता। गृहस्थ जो था ये एक मनुष्य, जो भी एक पर्सन है उसके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट पर्सन परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो ये इसके बाद पढ़ाई करने के बाद ये गृहस्थ जो था, इसमें 3 तरह के जो ऋण होते हैं, लोन, जो बेसिकली लोन बोला जाता है, गुरु ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। तो देव मतलब हो गए भगवान, गुरु मतलब हो गए आपके जो टीचर, और प्रीति मतलब माता पिता। 3 ऋण, पिता के ऋण को उतारना होता था, इनसे छुटकारा पाना रहता था गृहस्थ आश्रम में। तो गृहस्थ पढ़ने के बाद, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद गृहस्थ आश्रम करीब करीब 20-21 एज होता था। और तीनों ये जब ऋण होता था, लोन जो भी डेब्ट हो गया, मान लीजिए कर्ज टाइप का हो, मतलब ये ऋण ही होता था। देवऋण भगवान का ऋण हो गया, पितृ मतलब पिता, गुरु मतलब, ये तीनों का ऋण उतार कर, ऋण आप लोग इतने तो समझ ही सकते हो। तीसरा हो गया जब ये तीनों ऋण उतर गया, ठीक है, गुरु, देव और प्रीत, ये तीनों ऋण उतरने के बाद पर्सन चला जाता था करीब 40-45 के एज में वामप्रस्थ में। तो ये 3 ही जो थे वो छांदोग्य में थे। चौथा जो संन्यास था वो है ज्वाला उपनिषद में आर्यन के कॉन्टेक्ट में आने से हुआ। तो तीसरा जो था, सब एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी करने के बाद आदमी जो था वो चला जाता था जंगल में। बट उन लोग कांटेक्ट रहते थे, ये जो वर्ल्डली मैटर्स है उससे कांटेक्ट उनका रहता था, और ये वामप्रस्थ में जंगल में चल जाते थे और वहीं पे आराम से वहीं पे रहते थे, शिफ्ट टू फॉरेस्ट। बट इनका कांटेक्ट होता था। चौथा जो तो संन्यास, ये पूरा टोटल डिटैचमेंट था पूरे, और ये लोग चले जाते थे पहाड़ों में, कोई भी किसी से कांटेक्ट नहीं। सो ये चौथा जो संन्यास आश्रम जो कि आर्यन के कांटेक्ट में था, ये चले जाते, कोई कांटेक्ट नहीं रहता था। तो दिस वाज द 4 टाइप ऑफ आश्रम पर्सन शुड डेफिनेटली उस टाइम के हिसाब से फॉलो किया जाता था। इसमें फैक्ट की बात करें तो इस जो पहले स्टार्टिंग में था, ये जो आर्यन आश्रम सिस्टम था, ये सिर्फ द्विज लोगों के लिए ही था। ठीक है, तो द्विज में कौन कौन आते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज बोला जाता था। तो ये सिर्फ द्विज लोग के लिए ही था, और शूद्र के लिए नहीं था स्टार्टिंग में। बट लेटर ऑन जो गृहस्थ आश्रम है उसमें विमेन और शूद्रा दोनों आए। तो इसमें विमेन भी नहीं रहती थी, तो विमेन प्लस शूद्रा दोनों आए। ठीक है, स्टार्टिंग में पहले 3 ही था, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्रा के लिए वो नहीं था। तो बाद में जो गृहस्थ आश्रम हुआ वो इन लोग के लिए भी खोला गया, और इनका जो मेन एम होता था उसको पुरुषार्थ बोला जाता था। ठीक है, पुरुषार्थ, और इसका क्या था? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 हो गया था पुरुषार्थ। ठीक है, इसका मतलब हुआ मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का मीनिंग। पुरुषार्थ मतलब जो भी हमारा जीवन, उसका मतलब और उसका उद्देश्य क्या है। तो पहला था उद्देश्य धर्म, दूसरा हो गया अर्थ, ठीक है, और तीसरा हो गया काम, और चौथा हो गया मोक्ष। धर्म मतलब जो ड्यूटीज़ हैं, पर्सनल ड्यूटीज़ है, जो भी है सोसाइटी के लिए ड्यूटीज़, वो सब आपको परफॉर्म करना है। जो भी माता पिता के लिए ड्यूटीज़ है वो तो परफॉर्म करना था, ये था एम। दूसरा था अर्थ, इसका मतलब कि जितना भी धन इकट्ठा करना ड्यूटीफुली, अच्छे तरीके से, पॉजिटिव वे में, अपने जो भी एथिक्स को और मोरल के हिसाब से अपने जो धन को संचय करना, जो भी था कलेक्ट करना, वो था अर्थ में। तीसरा है काम। काम का मतलब था फुलफिलमेंट ऑफ जो भी इच्छा है, उसका डिज़ायरमेंट का जो भी डिज़ायर है, और उसी को फुलफिल होने देना। ठीक है, तो ये था वो। और चौथा है मोक्ष। मोक्ष में क्या था? डेथ और जन्म से फ्री होना। जो साइकिल होता है, जैसे कि माना जाता है कि जो डेथ किया वो कहीं ना कहीं जाके वो फिर से बर्थ किया, फिर बर्थ डेथ का जो साइकिल है उससे मोक्ष पाना। तो यही था पुरुषार्थ, सॉरी, इट वाज पुरुषार्थ, दैट इज पुरुषार्थ में ही 4 आते थे। मीनिंग ऑफ लाइफ, दैट वाज उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 3 थे। और आर्यन के एक फैक्ट था कि आर्यन लोग जो था वो जो पहले इधर थे ईस्टर्न साइड में, तो पता ही था आपको कि आर्यन का वो लोग क्लियर करके लेटर वैदिक में आते आते तक गैंगेटिक प्लेन्स में आ गए थे। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, जो गैंगेटिक प्लेन जो यमुना गंगा नदी के आसपास, वो लोग आ गए थे, और तब तक एक बड़ा बड़ा किंगडम बन गया था, जैसे मैंने बताया था कुड़ू और पंचाल। तो कुड़ू के जो मेन जो
किंग थे उनका नाम था परीक्षत और जन्मजय और परीक्षत कुरु के बहुत ही फेमस किंग थे। और पंचाल के जो किंग थे परवाहना और जयवाली, ये बहुत ही फेमस किंग थे, परवाहना और जयवाली 2 थे। तो ये दोनों किंग हुआ करते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करें, हमारा जो आश्रम व्यवस्था हो गया, मूवमेंट ऑफ आर्यन हो गया, द्विज हो गया, पुरुषार्थ हो गया। अब आते हैं मैरिज पे, ठीक है। मैरिज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ, बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है। मैरिज जो होता था वो लेटर वैदिक में 8 टाइप ऑफ मैरिज हुआ करते थे, जिसमें से 4 को रिकॉग्नाइज्ड मैरिज बोला जाता था और 4 को नॉन रिकॉग्नाइज्ड बाय शास्त्रों के हिसाब से वो गलत है। तो पहले 4 जो मैरिज है वो शास्त्र के हिसाब से सही थे और 4 जो थे वो अनरिकॉग्नाइज्ड थे, नन। तो पहला था जिसमें रिकॉग्नाइज्ड की बात करें तो पहला था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या था कि जो न्यू गोत्र सिस्टम जो मैरिज के लिए काम, शादी के लिए काम आता था, जो पहला जो था वो था ब्रह्म विवाह। 8 टाइप ऑफ मैरिज, जिसमें पहला था ब्रह्म विवाह। उसमें क्या था कि मैरिज होता था वो सेम गोत्र में होता था और ब्राइड के लिए वेल्थ दिया जाता था, मतलब दूल्हे को ब्राइड के लिए वेल्थ दिया जाता था, ठीक है। तो सेम गोत्र मैरिज, ब्रह्म मैरिज में सेम गोत्र मैरिज। और दूसरा था देव विवाह। दूसरा क्या था? देव विवाह। इसमें क्या था कि पुरोहित को डोनेशन टू पुरोहित और ब्राइड एज अ डोनेशन, तो ब्राइड का डोनेशन होता था देव मैरिज में। तीसरा था प्रजापत्य विवाह। तो इसमें कोई भी कुछ देना लेना नहीं दी है, बस एक एबल मैन के साथ शादी करा देना। तो ब्रह्म में क्या था कि सेम गोत्र मैरिज। दूसरा क्या था? देव में पुरोहित डोनेशन देना, डोनेशन टू पुरोहित और ब्राइड का डोनेशन देना। और तीसरा था प्रजापत्य विवाह। इसमें कोई भी लेन देन नहीं होता था, बस एक एबल मैन के साथ, योग्य आदमी के साथ शादी कराना। चौथा था आर्ष विवाह। इसमें क्या था कि फादर ऑफ ब्राइड गिव्स अ पेयर ऑफ काउ एंड ऑक्स। तो ब्राइड का जो फादर था वो जिसके साथ शादी करता था सॉरी, तो दुल्हन का जो पापा थे वो दूल्हे को एक पेयर ऑफ गाय और एक बैल देते थे, ठीक है। इसमें पुरोहित को दिया जाता था, ये आर्ष विवाह में था कि दूल्हे को एक गाय और एक बैल मिलेगा दुल्हन के माता पिता से, ठीक है। और ब्रह्म विवाह में क्या था कि ब्राइड इसमें दहेज वही हुआ था कि सेम गोत्र मैरिज, और दहेज दिया जाता था। दूसरा में पुरोहित को डोनेशन दिया जाता था। और तीसरा में हो गया कोई भी जो प्रजापत्य विवाह है उसमें कोई भी लेन देन नहीं होता था। तो प्लीज़ ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द नोट्स, डू मैसेज मी। सो दिस वाज देन और जो ये 4 रिकॉग्नाइज्ड मैरिज हो गए, ब्रह्म, देव, प्रजापत्य और आर्ष, तो ये आपको याद कर लेना है। और जो 4 जो थे वो थे नॉन रिकॉग्नाइज्ड बाय शास्त्रों के हिसाब से वो अनरिकॉग्नाइज्ड थे। जैसे कि था पहला असुर विवाह। असुर विवाह क्या था कि लड़की को खरीद लिया जाता था उसके पापा से। दूसरा था गंधर्व विवाह, ये होता था लव मैरिज, ठीक है। तीसरा था राक्षस विवाह, जो कि फोर्स्ड मैरिज होता था विथ डिफीटेड रूलर। जैसे कि सपोज एक रूलर है और एक दूसरा, ये ए रूलर है, ये बी रूलर है। तो ए रूलर ने बी रूलर को पे अटैक किया और बी रूलर जब हार जाता था उसकी जो भी बेटी पत्नी जो भी थी उससे ज़बरदस्ती विवाह कर लिया जाता था, जिसको बोला जाता था राक्षस विवाह। गंधर्व विवाह दैट वाज लव मैरिज, एंड असुर विवाह दैट वाज गर्ल वाज परचेज फ्रॉम हिज फादर। जो चौथा था वो पैशाच विवाह। पैशाच विवाह मतलब वही फ्रॉड के, झूठा मतलब फरेब करके शादी करना। तो ये 4 जो असुर, गंधर्व जो कि लव मैरिज, राक्षस और तीसरा था पैशाच जो कि मैरिज बाय फ्रॉड। तो ये 4 टाइप ऑफ मैरिज थे। ये 4 टाइप ऑफ मैरिज होगा। इसमें भी था कि 4 रिकॉग्नाइज्ड थे जो कि ब्रह्म, देव, प्रजापत्य और आर्ष। और जो 4 नॉन रिकॉग्नाइज्ड थे वो थे असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। अब इसमें ये तो डिफरेंट फॉर्म्स हुए मैरिज प्रकार। अब इसमें भी जैसे कि ब्रह्म विवाह है तो उसमें भी अनुलोम और प्रतिलोम। अब आते हैं अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। इसमें क्या था कि अनुलोम विवाह जो था वो एक्सेप्टेड था और प्रतिलोम विवाह जो था वो नॉट एक्सेप्टेड था। क्यों? क्योंकि अनुलोम विवाह में क्या होता था कि मेन जो था वो हायर कास्ट का मेन जो है लोअर कास्ट जो वर्ण है,
तो इसमें तो था कि गोत्र ये सब ठीक है, और इसमें क्या था कि लो वर्ण की जो लड़की है उसे शादी कर सकता, तो ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। ये वर्ण संकर, इनके पुत्र को वर्ण संकर बोला जाता था, जो भी पुत्र होते थे, ठीक है। तो मेन विथ हाई क्लास मतलब कि कास्ट जो भी था वर्ण में बड़ा, और वुमेन जो थी छोटा, तो वो अनुलोम विवाह के अंदर आता था, और दिस वाज एक्सेप्टेड, और ये अच्छा माना जाता था अगर कोई करता है। प्रतिलोम विवाह में क्या था कि मेन विथ लो कास्ट एंड वीमेन विथ ब्राह्मण, जैसे वीमेन हो गई, और मेन वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, तो अगर ये हुआ तो इनके बेटे को चंडाल बन जाता था, ठीक है। तो दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड। तो यहीं से मेन स्टार्ट होता है वीमेन का कंडीशन को खराब होना, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ऋग्वेद में बहुत अच्छा था, लेटर अधिक में आता है तक यहीं पे खराब होता है, क्योंकि ये तो एक्सेप्टेड नहीं था। तो इसको बचाने के लिए वीमेन को क्या होता था कि आखिर क्यों कोई कांटेक्ट में आएगा तभी, तो इसीलिए वीमेन को पर्दा उसी टाइम से घर में रहना, ये वो करना, सब सारे फ्रीडम को थोड़े मोड़े छीनना, यहीं से स्टार्ट होता है प्रतिलोम विवाह से, जो कि नहीं एक्सेप्टेड था। अब क्लॉथ, फूडिंग हैबिट, ये सब ऋग्वेदिक के जो भी थे उसी के हिसाब से थे, ठीक है, सेम था। जो ऋग्वेदिक के लोग किया करते थे सेम था। सोसाइटी भी हम जो भी था, व्यास मैंने बताया था, और नीवी जो लवर वेस्ट आस बोला था, और साम व्यास बोला जाता था, जो दुपट्टा एक्स्ट्रा लेते थे उसको। नाउ ऋग्वेदिक का रिलीजन की बात करें, ओके, सो ऋग्वेदिक रिलीजन, सो हियर कम्स द ऋग्वेदिक। तो यहाँ पे गॉड और गॉडेस दोनों भी थे, देवता और देवता में मतलब मेल गॉडेस और फीमेल गॉड दोनों थे, बट यहाँ पे कोई भी मंदिर नहीं दिखा गया है, कोई भी प्रेयर जो भी होता था, प्रेयर किया जाता था, घी वो दूध ये सब को, लेकिन कोई भी गॉड नहीं थे। सो यहाँ पे मेन डोमिनेंस था मेल गॉड का, ठीक है। मेल गॉड मेनली डोमिनेटेड होते थे स्टार्टिंग, मतलब जो भी था। और यहाँ पे ऋग्वेदिक में 33 टाइप ऑफ गॉड का मेंशन किया गया है, लेकिन इसको लिखा गया था 33 कोटि के भगवान, ठीक है। कोटि, और कोटि का दो हिंदी का मीनिंग होता है। कोटि का मतलब होता है प्रकार, ठीक है, और एक होता है करोड़। जैसा किसी को बोलते हैं कोटि कोटि नमन, तो करोड़ करोड़ नमन थोड़ी बोलते हैं, प्रकार हर टाइप ऑफ नमन। सो ऋग्वेदिक में 33 टाइप ऑफ गॉड है, जैसे कि हो गया आपको गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ स्पेस एंड गॉड ऑफ अर्थ। तो गॉड ऑफ स्काई, स्पेस एंड अर्थ। गॉड ऑफ स्काई कौन से थे? वरुण, उषा और सविता, ठीक है, वरुण, उषा और सविता। गॉड ऑफ स्पेस कौन से थे? इंद्र जो थे स्पेस के मतलब भगवान थे, रुद्र, मरुख एंड वायु। एंड गॉड ऑफ अर्थ कौन से थे? पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, वाग देवी जिसको सरस्वती बोला जाता था, वाग मतलब आवाज होता है, ठीक है, और चौथे थे अमन गई। तो ये गॉड थे। इंपॉर्टेंट गॉड की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड वाज इंद्र, ठीक है। इंद्र का जो सबसे ज़्यादा पर मेंशन किया गया है ऋग्वेद में, और करीब टू करीब इनका 250 से भी ज़्यादा मंत्र है ऋग्वेदिक में। एंड गॉड ऑफ वार, इनको गॉड ऑफ वार और गॉड ऑफ रेन बोला जाता था ऋग्वेदी में, और इनको पुरंदर बोला जाता था। इंद्र को पुरंदर बोला जाता था, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट के जो किले के डिस्ट्रॉयर हैं उनको इसलिए बोला जाता था पुरंदर, ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट इंद्र को। तो इंद्र वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। एंड द सेकेंड गॉड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो थे अग्नि, जो मीडिएटर थे ह्यूमन, जिसलिए अग्नि कुंड में क्या होता है, ये मीडिएटर होते थे ह्यूमन और गॉड के बीच। तो अग्नि वाज द मीडिएटर। इनके लिए 200 मंत्र है, ठीक है, दूसरे सब बता दें। पहले जो थे 250 जो कि है इंद्र के लिए, और दूसरे थे अग्नि जिनका 200 मंत्र है। तीसरे थे वरुण, वरुण को इनका है करीब करीब 170 मंत्र डिवोटेड टू हिम, एंड ही वाज आइडेंटिफाइड एज विष्णु। विष्णु को ही वरुण बोला गया था उस टाइम पे। अदर गॉड एंड गॉडेस का बात की तो सोमदेव, सोम क्या थे? ये वेजिटेशन के लिए गॉड ऑफ वेजिटेशन। और इन पे 9th मंडल जो है ऋग्वेद में करीब 9वां मंडल जो है वो सोमदेव पे ही बेस्ड है, वेजिटेशन पे। और ये फाउंड ऑन मुंजवा टॉप ऑफ हिमालय, जो सोम वेजिटेशन है हिमालय के टॉप पे पाया जाता था, और सोमरस उसी से बनता था, ठीक है। दूसरे हैं गॉड जो है धौस, ये होते थे सबसे एंशिएंट गॉड पैट्रियार्कल, और ये धौस जो भगवान थे जो भी देवता वो सबसे ओल्डेस्ट थे, एंड ही वाज इट वाज पैट्रियार्कल। तीसरे थे पुषान, पुषान जो थे वो जानवर के देवता थे, और मरुत जो थे वो स्टोन के देवता थे, ठीक है।
अब मेन गॉडेसेस की बात करें तो सबसे पहले उषा और अदिति, उषा एंड अदिति, एंड ये दोनों उषा एंड अदिति, ये दोनों रिलेटेड टू सन, तो ये सूर्य से रिलेटेड है। तीसरा था सविता और सावित्री, दे बो इन दिस टू सावित्री एंड सविता दे बोथ ऑल्सो रिलेटेड टू सन, और ज्ञात्री मन इन्हीं पे मेंशन किया गया है, ठीक है। और ये ऋषि विश्वामित्र ने ज्ञात्री मंत्र लिखा था, ज्ञात्री मंत्र रिटन बाय ऋषि विश्वामित्र, ठीक है। तीसरे थे वाग्देवी जो कि गॉडेस ऑफ नॉलेज, वाग्देवी कौन थे, तो ये ज्ञान की माता थी। और चौथे थे अर्यान्वी जो कि फॉरेस्ट गॉडेस थे, फॉरेस्ट मतलब कि जंगल के देवता। और पूजा में क्या किया था, मंत्र का चांटिंग किया जाता था, मतलब मंत्र को गाया जाता था उसी में। इन द लेटर स्टेट ऑफ लेटर वैदिक यज्ञ ऑल्सो स्टार्ट हुआ, ठीक है, और एनिमल का सेक्रीफाइस स्टार्ट हुआ, जानवरों की बलि। और लेटर वैदिक आते आते तक जानवरों की बलि, और उसमें क्या होता था ऋग्वेदिक में बस मंत्र प्रेयर करके छोड़ दिया जाता था, और लेटर वैदिक तक आते आते तक यज्ञ होना स्टार्ट हुआ, जानवरों की बलि देना स्टार्ट हुआ। और डिमांड इन लोग का कुछ नहीं रहता था, बस फिजिकल और जो भी वर्ल्डली मैटर्स थे उनका डिमांड रहता था, जैसे कि मेल चाइल्ड, फूड ग्रेन्स और एनिमल, ये इनका बेसिक डिमांड रहता था। तो ये ऋग्वेदिक का रिलीजन हुआ। लेटर वैदिक तक आते आते यहाँ पे क्या हुआ कि नंबर ऑफ यज्ञ बढ़ने लगे, रिचुअल्स बढ़ने लगे, ज़्यादा जानवरों की बलि देने लगे। और यहाँ पे 3 मेन यज्ञ होता था लेटर वैदिक तक आते आते। पहला होता था राजसूय यज्ञ, तीसरा होता था अश्वमेध यज्ञ, और तीसरा था वो वाजपेयी यज्ञ। इसमें क्या होता था कि रथ यात्रा निकलती थी, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, ये तीनों यज्ञ पावर को शो करने के लिए कौन किंग ज़्यादा डोमिनेट है, ये आपको अश्वमेध यज्ञ आपको रामायण में भी देखने को मिल जाएगा। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि पावर को दिखा, ये तीनों यज्ञ बेसिकली पावर को, कोई भी जो राजा था वो अपना पावर को दिखाने के लिए करता था। राजसूय यज्ञ होता था कि जो भी कोई नया राजा बना तो उसका शेयर मनी जो भी होता था नया राजा का, जो भी रिचुअल नया राजा बन रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये यज्ञ राजसूय यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ होता था कि हॉर्स सेक्रीफाइस, घोड़े को छोड़ा जाता था। और ये पावर, ये तीनों यज्ञ जो भी थे वो पावर को ज़्यादा पावर डिनोट करने के लिए होते थे। और इसमें किंग जो थे वो बहुत सारे टाइटल लिया करते थे अपने आप को, जैसे कि हो गया आपका राजा विश्वाजनन, अभिलाभ बर्वन पट्टी, जैसे कि लॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ जिसको बोला जाता अभिलाभ हवन पट्टी, ठीक है। पहला था राजा विश्वाजनम, किंग बहुत सारे टाइटल लिया जाता था। पहला था राजा विश्वाजनम, दूसरा था अभिलाभ भुवन पट्टी जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ ऑल, तो सारे जगहों के देवता, मतलब पूरे अर्थ के भगवान। तीसरा एकरथ और सामरथ, दैट इज सोल रूलर, एकरथ और सामरथ ये सोल रूलर। तो राजसूय यज्ञ मैंने बता दिया, राजसूय यज्ञ क्यों किया जाता था, किंग के कोरोनेशन पे नए किंग का परफॉर्म किया जाता था। इसमें डिवाइन पावर ऑफ किंग, और ये 3 दिन तक राजसूय यज्ञ चलता था। और बोला जाता था कि जो भी पुरोहित जो था वो राजसूय यज्ञ जो कंडक्ट कराते थे उनको 24,000 गाय दिया जाता था। जो भी पुरोहित 3 दिन तक ये राजसूय यज्ञ चलता था उसके लिए। दूसरा था अश्वमेध यज्ञ जो बताया था, ये सिंबल ऑफ विक्ट्री और संभुरुपत्व जो भी होता है, सोवेरनिटी और विक्ट्री, मतलब ज़्यादा पावर को दिखाने के लिए। और इसमें किंग को टाइटल मिलता था, जो भी किंग ये दिग्विजय टाइटल मिलता, तभी बाद में बता देंगे कौन कौन से रूलर ने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ किया था। तीसरा था वाजपेयी, वो भी ये भी पावर को दिखाने के लिए ही किया जाता था। और लेकिन वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था, पूरे बड़े लेवल पे खाने का आयोजन किया जाता था सबके लिए। और ऋग्वेदिक, ये लेटर वैदिक में आते आते ये सब 3 यज्ञ हुआ। लेटर वैदिक रिलीजन की बात करें कि तो इसमें 3 नए भगवान फिर से देवता निकल के आए। उसमें 33 थे, इसमें 3 नए आए, जैसे कि जो थे प्रजापति, रुद्र और विष्णु। विष्णु जो थे पूरे ब्रह्मांड के संरक्षण थे, पैट्रन ऑफ द यूनिवर्स। रुद्र जो थे ये इनको शिवा, ये शिव जी थे, ये डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स इनको बोला जाता था ये। और प्रजापति जो थे ये बेस्ट गॉड थे, प्रजापति जो कि है मॉडर्न डे के ब्रह्मा जी, ठीक है। ब्रह्म जी ये जो ब्रह्म भगवान है जो भी है, तो मॉडर्न ब्रह्मा से इनको डिनोट किया जाता है। रुद्र जो थे वो शिव जी को है जो डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स थे, और विष्णु जी थे संरक्षण थे, पैटर्न ऑफ यूनिवर्स। और इसमें क्या हुआ कि जो देवता थे उनके नेचर में भी चेंज देखने को मिला।
अग्नि का यहाँ पे जो अग्नि उस टाइम पे जिस पे आपको दूसरे सबसे ज़्यादा मेंशन था, जिसको 200 मंत्र अग्नि के लिए मेंशन था, लेटर वैदिक तक आते आते इसका जो इम्पोर्टेंस था अग्नि का वो डाउन हो गया। ठीक है, अग्नि का इम्पोर्टेंस डाउन हो गया। पुषाण जो थे ये पुषाणवाज देवता ये वैदिक पीरियड में एनिमल के देवता थे, जो मैंने पहले बताया था अभी जस्ट। तो पुषाण जो थे एनिमल के देवता थे, बट लेटर वैदिक में आते आते ये शूद्रों के देवता बन गए। ठीक है, और यहाँ पे आते आते चाइल्ड मैरिज भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन ऋग्वैदिक में नहीं था। और नेक्स्ट अब बात करते, ये तो यज्ञ हो गया। ठीक है, और आर्यन के कांटेक्ट में नए नए ट्रेडिशन भी आ चुके थे। ठीक है, रिलीजन में नए नए ट्रेडिशन जैसे कि स्नेक वर्शिप हो गया, कैप्चरिंग हो गया, जो भी होता था टोटम, ये सब हिप्नोटाइजेशन, वर्शिप ऑफ अप्सरा और बिलीफ इन घोष, भूतों में विश्वास करना, ये आर्यन के कांटेक्ट में आते आते तक ये भी स्टार्ट हो चुका था। नाउ इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें लेटर वैदिक का, तो ऋग्वैदिक का मैंने पिछले वीडियो में करा दिया था। इसमें नए नए आयरन से इन्वेंट हो चुका था, तब तक बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता था। ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर बना, खाद इन लोगों ने बनाना स्टार्ट किया, मैन्यूअर्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट किया, उसमें स्पेशलाइजेशन किया, मेटल वर्क, लेदर वर्क, ये सब बनाना स्टार्ट किया। ट्रेड इनका फॉरेन ट्रेड स्टार्ट हो चुका था अब तक बेबीलोन से, जो कि बेबीलोन इधर आपको है मिडिल ईस्ट में, वहाँ से ट्रेड स्टार्ट हो गया था, फॉरेन ट्रेड। नया मर्चेंट इसमें उभर के आया था जिसको बनिया बोलते हैं वो। और इसमें जो वैश्य तीसरे जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो वैश्य जो थे वो ट्रेड एंड कॉमर्स में भाग लिया करते थे। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था, जो भी था बार्टर सिस्टम में, उसको बोला जाता था सतमाना एंड कृषान का। ये एनसीईआरटी का मैंने जितने नोट्स है एनसीईआरटी और बहुत पिछले ईयर के सॉरी क्वेश्चन से रेलिवेंट है। तो नए नए जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज को बोला जाता था सतमाना एंड कृष्णा का। तो सतमाना एंड कृष्णा का मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। इकोनॉमिक कंडीशन तो बहुत बदली थी, सोशल इकोनॉमिक ये सब कंडीशन चेंज होता है तो युग का चेंज होता है। जैसे ऋग्वैदिक से लेटर वैदिक, इसमें बहुत से चेंज आते हैं, तभी इसको नया। और इसमें क्या था कि नए नए ऑफिसर आए थे, जैसे कि ट्रेजर ऑफिसर आया था, टैक्स कलेक्टर आया था, रॉयल मैसेंजर, नए नए ऑफिसर लोग आए थे। और यहाँ जो ऋग्वैदिक में सभा समिति था, ये अभी तक अब आते आते खत्म हो गए थे। सभा समिति जो कि था, सभा में सबसे बड़े बड़े पीपल थे, समिति में सारे लोग मेंबर हुआ करते थे, ये अब नहीं था, तो ये हटा दिया गया। अब नेक्स्ट आते हैं जो कि लास्ट टॉपिक है, वो जो है वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर जो ये वैदिक लिटरेचर होता है श्रुति लिटरेचर, जो सुन के लिखा गया है, कोई लिखित प्रमाण नहीं था। जब लिखा गया था वो सुन के, जैसे एक पीढ़ी है, एक आदमी है, वो अपने बेटे को बताया, वो अपने बेटे ये सुन के चलते आ रहा है, तो ये वैदिक लिटरेचर, इसको श्रुति लिटरेचर भी बोला जाता है। वैदिक लिटरेचर 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये वैदिक लिटरेचर और ये 4 टाइप के हुए। वेद हो गया, ठीक है, वेद मतलब ज्ञान, वेद में भी 4 वेद आ गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर ब्राह्मण टेक्स्ट हो गए, ठीक है, ब्रह्मा जिसको बोलते हैं, अरण्यक और उपनिषद, ये 4 हो गया वैदिक लिटरेचर में। तो वेद में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब एक एक करके देखते हैं। तो मैंने बहुत सारा बताया था, 7वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल, तो ये क्या है। तो बेसिकली ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं, जिसको हिम्स बोला जाता है। तो ऋग्वेद में 1028 मंत्र है और 10 मंडल है ऋग्वेद में, 10 मंडल। सॉरी, एक लास्ट वीडियो मैंने 12 बोला था, लेकिन इसमें 10 ही मंडल है, जिसको पाथ बोला जाता है। सो ये तो जैसे कि 1 और 10th जो है सबसे नया मंडल है, ठीक है, और 2 से लेकर 8 तक ये सबसे ओल्डेस्ट है। तो 2 से लेकर 8 तक ये क्या था कि फैमिली मंडल, जिसको विश्वामित्र के फैमिली थे। तो ऐसे कैसे होगा कि 1st और 10th लास्ट है, ये भी आपके मन में क्वेरी होगी। तो मैंने बताया था जो वैदिक लिटरेचर है ये सुन के लिखा गया, श्रुति है, मतलब सुन के, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुन के बताया गया है। तो 1 से 10 तक ये नया था, और जो ऐड किया गया था बाद में, और 2 से लेके 8-9 तक, सॉरी 2 से लेके 9 तक ये सबसे ओल्डेस्ट है, और 2 से लेके 7 तक ये फैमिली मंडल इसको बोला जाता है। 2 से 7 तक फैमिली मंडल, जो ऋषि विश्वामित्र के फैमिली का बताया गया है। और 9th मंडल जो मैंने बताया था पीछे, वो जो देवता थे वो सोमदेव पे रिलेटेड है, जो गॉड ऑफ वेजिटेशन थे, ठीक है। और जो ऋग्वेद में जो मंत्र जिसको बोलते थे, जिसको बोलता था उसको होता या होत्री बोला जाता था, जो चांट करता था, ये सब मंत्र। ये आपका ऋग्वेद में हो गया 1028 और 10 मंडल थे, ठीक है। और दूसरा आते हैं अब सामवेद।
देखिए अब अभी मैं एक बात बता, ठीक है, आप बाद में बताएंगे, ठीक है। तो सामवेद में क्या है कि इसमें इसमें तो 1028 थे, इसमें 75 और 75 और मंत्र ऐड किए गए। और इस सामवेद मतलब इसको बोला जाता है ओरिजिनेटर ऑफ म्यूजिक, जैसे सा रे गा मा, ये सब ये इसी सामवेद से निकला गया है। और इसको इसमें जो चांटिंग करता था ऋग्वेद में मंत्र, उसको होती या होता बोला जाता था, ठीक है। और सामवेद का जो चांटिंग करता था उसको बोला जाता था उद्गत्री, इसके मंत्र को चांटिंग करने को उद्गत्री बोला जाता था। तीसरा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या था, ये एक ऐसा वेद है जो पोएट्री और प्रोज दोनों में है। ये जो तीनों आपको मिलेगा, ऋग साम और अथर्व, ये ऐसा है कि आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, आपको सामने दिया जाएगा तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। ये तीनों जो है पोएम में लिखा गया, छंद में, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा पोएम में, लेकिन ये सिर्फ यजुर्वेद ही है जो प्रोज में भी लिखा गया है, पोएम और प्रोज दोनों में। तो इसमें रिचुअल्स कैसे कैसे करने वो बताया गया है। वेरियस डिटेल्स ऑफ रूल्स टू बी ऑब्जर्व एट टाइम ऑफ सेक्रीफाइस, बलि देने के टाइम पे क्या क्या करना था वो भी यजुर्वेद में बताया गया है। और इसके जो पुरोहित होते थे उसको अधर्व्यू कहा जाता है, इसके होता या होती, इसके उद्गत्री और इसके अधर्व्यू, ठीक है। और अथर्ववेद में आपको मेडिसिनल यूज बताया गया है, तंत्र मंत्र, लोकवेद, और इसमें कोई लोक नो चैंटर या पुरोहित कोई नहीं है। तो ये तीन हो गया, ये चार हो गया। दूसरा था ब्रह्मास, जिसको या फिर ब्राह्मण टेक्स्ट बोला जाता था, ठीक है। तो ये फर्स्ट लिटरेचर टू बी रिटेन इन प्रोज, तो ये इसमें कोई समझ को नहीं आता था किसी को, तो इसलिए कोई इसका जानना चाहता नहीं था, क्यों कोई पढ़े इतना, तो इसीलिए ब्राह्मस का स्टार्ट हुआ। और ये पहला जो था वो प्रोज में लिखा गया था, क्योंकि आदमी जो थे खुद वो समझ नहीं पाते थे बाकी जो था, इसलिए इसको ब्रह्मास को बनाया गया कि शायद ये आदमी अच्छे से समझ सके। और इसमें क्या था कि प्रेयर से रिलेटेड बताया गया है, ठीक है। तीसरा आपको अर्न्याक आते हैं। अर्न्याक मतलब होता है फॉरेस्ट बुक, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट बुक है, द पर्सन हु रोट इन जंगल, और इसमें मिस्ट्रीज, फिलोसफिकल रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस, ये सब कहानी वहानियाँ ये सब लिखे गए हैं। चौथा आता है उपनिषद, ठीक है। उपनिषद में 108 पोएम्स और पोएट्री है, और इसका कंपाइलेशन इसको किया गया लोमहर्ष और उग्र शर्मा ने इसको कंपाइलेशन किया है उपनिषद का। और जो सत्यमेव जयते हमारा इंडिया का थीम वो मुंडा उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो सत्यमेव जयते मुंडा उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद में इसमें 3 आश्रम जो था, छांदोग्य उपनिषद मैंने बताया था कि 3 आश्रम, और चौथा जो था आर्यन के कॉन्टेक्ट में ज्वाला उपनिषद, जो इससे 4 आश्रम बाद में इसमें किया गया है। सो उपनिषद वाज क्लोज टू बुद्धा एंड महावीर विच अपोज एनिमल सेक्रीफाइस एंड न्यूट्रल, तो इसमें बहुत सारे एनिमल के सेक्रीफाइस थे। तो ये इसी के चलते, क्योंकि जो शूद्रा थे, इसी मतलब ये ज़्यादा एनिमल सेक्रीफाइस को दिखाया जाता था इसमें, इसलिए वो बुद्धा और एनिमल महावीर जो थे अपने धर्म को किया गया। जो इसमें इनलाइटमेंट भी दिया गया है कि इनलाइटमेंट जो कि आपको बुद्धिज्म में भी देखने को मिलेगा, जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो इसमें बताया गया उपनिषद में इनलाइटमेंट कैसे मिलता है, तो कर्म से, अच्छे कर्म से, भक्ति से और ज्ञान से। तो ये जो इनलाइटमेंट है, ये मोक्ष कैसे मिलेगा, तो आपको ज्ञान से आपको मोक्ष मिलेगा। तो ये बताया गया है उपनिषद में कि आपको जितना ज़्यादा ज्ञान होगा और तभी आपको ज्ञान से आपको मोक्ष मिलेगा। शंकराचार्य जो थे, ये आपका हमारे जो धर्म गुरु थे शंकराचार्य, जिन्होंने 4 मठ की स्थापना की थी। जो यहाँ हमारा 4 मठ है, ईस्ट वेस्ट नौसद, इधर द्वारका आपका, इधर पूरी है, यही सब। जो इधर हो गया आपका बद्रीनाथ, ये जो 4 मठ है, तो इनका जो कॉन्सेप्ट दिया था ये शंकराचार्य ने दिया था, ठीक है। तो शंकराचार्य अडॉप्टेड दिस फ्रॉम अद्वैतवाद, ठीक है। और उपनिषद क्या थे, फिलोसफिकल टेक्स्ट है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली डील करते थे और कैसे दुनिया का ओरिजिन हुआ, नेचर, यही सब को लेकर उपनिषद बनाया जाता था। लास्ट में आपको वेदांता है, ठीक है। लास्ट बचा हुआ आपका वेदांता। वेदांता क्या था कि इट इज़ कॉल्ड, ये सब वेदों का अंत, वेदांता, सारे वेद का अंत ये वेदांता। तो इसमें क्या था कि इट इज़ ऑल्सो अ स्मृति टेक्स्ट, ये भी सुन के लिखा गया है। और ये एंडिंग है, ठीक है। इसमें 6 वेदांत दिया गया, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और चांद। शिक्षा मतलब क्या था, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज,
और कल्प क्या था, रिचुअल्स थे। व्याकरण क्या था, शुद्ध टेक्स्ट मतलब कि राइटिंग, जो अभी ग्रामर है प्रेजेंट। ज्योतिष क्या था, इफेक्ट ऑफ प्लैनेट, ये भी वेदांता से लिया गया है कि कैसे एस्ट्रोनॉमी ये सब अभी जो प्रेजेंट डे में चलता है, ये ज्योतिष था। पांचवा था चांद, जो कि था फैक्ट ऑफ वेद। और ये जो था चांद सूत्र, वो पिंगल ने लिखा था, चांद के चांद सूत्र। छठा जो था नीरकूट, इसमें होता था ओरिजिन, दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये सब था। So this was it for the Vedic culture and Vedic literature. I hope you liked it. Thank you very much. So bye bye, bye bye. So do contact me for the notes.